नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर्वोच्च क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने संधि प्रकरण पढ़ा था, संधि के विषय में जानकारी ली थी, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, संधि क्या है वो पढ़ा था। और आज संधि तक हम पहुंच गए थे। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को असंधि कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के हमने 7 भेद लिख लिए थे। पहला था यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा दीर्घ संधि, छठा पररूप संधि और सातवां पूर्व रूप संधि। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे। और टॉपिक डाल लिया था अपन ने यण संधि पहला। तो यण संधि के विषय में हम आज पढ़ेंगे। पिछला वीडियो जो आपने देखा छात्रों, वो आपको अच्छा लगा हो, उसको लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। और इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तो अभी पढ़ते हैं अपन यण संधि। देखिए, यण संधि का सूत्र जो है वो लिखते हैं इको यणची, इको यणची। ये यण संधि का सूत्र है, जो कि अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए पूर्व ज्ञान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पर अच, हल, एक, यण, ये जो है इन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। और प्रत्याहार अपने संस्कृत में माहेश्वरी सूत्रों से निर्मित किए जाते हैं, बनाते हैं। तो इको यणची सूत्र का हम पदच्छेद करें तो इसमें से 3 पद निकल करके आते हैं। देखें, पदच्छेद यदि इसका करें अपन तो एक, यण और अची। अची मतलब अच। और यहाँ पर यण संधि के लिए अपन कहें तो अच भी कौन से, असवर्ण। असवर्ण यच। ठीक है, एक का जो मतलब है वो है ई, उ, री और री। एक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं य, व, र और ल। ये 4 वर्णों को यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। यदि अपन डायरेक्ट कहें तो यण संधि को कह सकते हैं कि इक के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई असमान वर्ण आए, असमान स्वर आए, तो वहां पर इक को यण आदेश हो जाता है। और यह क्रमशः होता है
इक को यण आदेश हो जाता है, मतलब यूं कि ई के बाद यदि कोई सा असमान स्वर आए, मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ जाए, कोई सा भी स्वर आ जाए, ई के बाद ऊ आ जाए, री आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी, लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। यदि ई के बाद ई आया तो वहां पर दीर्घ संधि होगी, न कि यण संधि। ठीक है, तो असवर्ण का मतलब असमान स्वर। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो आप, देखो परिभाषा, यदि एक प्रत्याहार, ये वाला एक, यदि एक प्रत्याहार और कोष्टक में लिखें ई उ री री, लिख लिया। एक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर आए तब एक को हलन करेंगे, एक को क्रमशः यण, कोष्टक में लिखना य व र ल, सभी को हलन करें। एक को यण आदेश हो जाता है, एक को यण आदेश हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि एक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के बाद ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो एक को क्रमशः यण आदेश हो जाता है। यहाँ पर एक के अंतर्गत ये 4 वर्ण रखे गए हैं, लेकिन अपन दीर्घ को भी यहाँ पर सम्मिलित करेंगे, मतलब कि ऋस्व ई या ऋस्व दीर्घ ई दोनों हो सकते हैं, ऋस्व उ या दीर्घ उ हो सकता है ना, यहाँ पर भी हो सकते हैं। री का दीर्घ नहीं होता, ध्यान रहे, री का दीर्घ नहीं होता। तो इसके नीचे आप ये बॉक्स बनाएं, इससे और अच्छे तरीके से आपको सुविधा होगी। ई उ री और री, इनका यण होगा य व र और ल। एक को क्रमशः यण आदेश कब होगा? जब एक के बाद कोई असमान स्वर आएगा। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। देखो पहला उदाहरण,
सुधि प्लस उपाश्य। सभी संधि पढ़ते वक्त सबसे पहला काम होगा संधि की पहचान करना। यदि संधि के उदाहरण जो दिया हुआ है उसकी यदि अपन ने सबसे पहले सही पहचान की है तो आंसर भी सही होगा, और यदि पहचान करने में मिस्टेक हुई तो आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहला काम होगा संधि की पहचान करना। अब संधि की पहचान कैसे करेंगे? जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें मैंने कहा है यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए, लिखा है परिभाषा में, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बीच में धन का निशान लगा हुआ है उससे पहले वाले पद में यदि हम देखें अंत में तो यहाँ पर ई स्वर आ रहा है। मैंने कहा था ई रिश्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ठीक है, तो ई आ रहा है और ई के बाद उ आ रहा है, मतलब असमान स्वर हुआ। ई के बाद उ आना मतलब असमान स्वर होना। तो यहाँ पर पहचान हो गई अपनी, पहले पद में ई देगा, दूसरे पद में असमान स्वर देगा, मतलब यण संधि का उदाहरण। और यण संधि का उदाहरण जब कंफर्म हो जाए तो सबसे पहले अपन यण संधि में क्या होता है वो देखेंगे। यण संधि में क्या परिवर्तन होता है? यण में इक को यण हो जाता है ना। तो यहाँ पर इक का क्या है? ई, और ई का क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, ई का ये कर लिया अपन ने। यहाँ पर क्या बचा? ध हलंत रह गया, और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है, जो हमने परिवर्तन किया है उसको बीच में लाएंगे, क्योंकि ई के स्थान पर वही चीज रखनी पड़ेगी अपन को जो हमने इसका परिवर्तन किया है ना। जिस भी स्वर को जहां पर स्थान मिला है उसी स्थान पर उसके परिवर्तन को लाया जाएगा। तो यहाँ पर यह, और पीछे वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो वैसा के वैसे आ जाएगा, उपाश्य। अब इसको मिलाने पर देखें तो ध के बाद वाला जो वर्ण है वो व्यंजन है। यदि यहाँ पर स्वर होता तो वो स्वर इसमें मिल जाता और ये पूरा हो जाता, क्योंकि ये भी हलंत है और ये भी हलंत है तो ये हलंत ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और ये के पीछे वाला वर्ण जो है वो स्वर है तो ये इसमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा और पीछे पार्श्व। तो यहाँ पर शब्द बना सुत्युपाश्य। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखें। ये था संधि विच्छेद जिसका हमने संधि किया। ठीक है, अब एक संधि वाला पद लेंगे जिसका हमको संधि विच्छेद करना होगा। अब संधि वाला पद देखो, इत्यादि। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि संधि से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इस ऐसे जो संधि विच्छेद वाला पद दिया जाएगा जिसका संधि करवाया जाएगा, और दूसरा ऐसे जो संधि वाला पद होगा आपसे संधि विच्छेद करवाया जाएगा। तो अब इसमें थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है आपको पहचान करने में। भाई संधि विच्छेद वाले में तो सबसे इस पहले पद के अंत में जो स्वर है उसको देख करके पहचान लिया, लेकिन इसमें देखेंगे हम, इसमें उसका उल्टा करेंगे। जैसे अपन ने लिखा है इक के अंतर्गत ई उ री ऑल री, और यण के अंतर्गत लिखा हमने य व व और ल। तो संधि विच्छेद वाले पद में तो इनको देखेंगे
और संधि वाले पद में इनको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह आ रहा है प्राय यण संधि में यह व और र के पहले वाला वर्ण हलंत होता है। प्राय मतलब यूं कि सभी जगह नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश जगह यह व और र के पहले वाला वर्ण हलंत होता है। ठीक है, तो उससे हम पहचान कर सकते हैं इसका कि ये यण संधि है। ठीक है, यह व और र के पहले वाला वर्ण यदि हलंत हो, है ना, प्राय मतलब अधिकांश जगह, हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में आसानी रहे इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर ये को देखा, ये के पहले वाला वर्ण हलंत है, इसका मतलब यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि जब कंफर्म हो जाए तो अपन को इसी स्टेप पे आ जाना है। अब इसमें तो ई का ये हुआ था, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यह का ई होगा, है ना। तो यह का ई होगा तो ई कहाँ पर चला जाएगा इसमें, भाई ये तय हलंत लिख दिया अपन ने, और यह के स्थान पर यदि ई करेंगे तो ये स्वर इसमें मिल जाएगा, मतलब इसमें मात्रा लगाते हैं अपन इति, और कौन सा ये हुआ है, हलंती है, तो इसके पीछे वाला जो स्वर है वो अभी यहीं पे है, मतलब पीछे क्या बच जाएगा, आदि। तो संधि विच्छेद क्या हुआ, इति धन आदि। अब इसका भी ये आंसर आपका यहां तक हो गया है। पेपर में आपको इसी के नंबर दिए जाते हैं, लेकिन यदि कंफर्म करना चाहें इसको हम, तो इसका भी जैसे मैथ्स में उत्तर की जांच होती है, वैसे इसकी भी जांच कर सकते हैं हम। कैसे, देखो यहाँ पर हमको पता है यह संधि है, और अपना संधि विच्छेद सही हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हम देख सकते हैं। देखो ई का यह हो गया, यहाँ पर क्या बचा, तय हलंत, और ई का क्या बना लिया हमने, यह पीछे वाले पद को कुछ नहीं किया, पीछे वाला पद ऐसा कैसे आ जाएगा, और मिलाने पर देखो तय हलंती रहेगा क्योंकि पीछे स्वर नहीं, और ये इसमें मिल जाएगा स्वर इसमें, तो यह हो जाएगा और शब्द बन जाएगा इत्यादि। यदि जांच करने के बाद बना हुआ पद और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पद, वो यदि दोनों सेम मिल जाएं, इसका मतलब आपका जो संधि विच्छेद था वो सही था। ठीक है, मतलब उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखें, ऊ वाले। उदाहरण की एक सीट आपको इसी साइट पे मिलेगी, जो जिसमें आपको पेपर से संबंधित सभी उदाहरण दिए जाएंगे। उसका पीडीएफ आपको सर्वोच्च क्लासेस की साइट पे मिल जाएगा। देखो वो वाले उदाहरण देखते हैं। पहला देखो, मधुधन अरि। मधुधन अरि। अब संधि में मैंने कहा सबसे पहला काम क्या होगा आपका, संधि पहचान करना, है ना। संधि का उदाहरण जब भी दिया जाए तो सबसे पहला काम होगा संधि की पहचान करना। पहचान के लिए हम क्या देखेंगे, धन के पहले कौन सा स्वर आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, ऊ। ऊ इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब असमान हुए। ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है,
तो कौन सी संधि हुई? यण संधि। और यण संधि जब कंफर्म हो जाए तो हम वापस इसी स्टेप को फॉलो करेंगे कि यण संधि में एक का यण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर उ को क्या हो गया? व। और देखो उ वाले उदाहरण लिख रहे थे हम, मधु प्लस हरि, और मधु में उ का व हो गया, और यहाँ पर बचेगा ध हलंत बच गया क्योंकि उ निकाल लिया गया, और उ का क्या आदेश हो गया? वह। पीछे वाला पद परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ऐसा कैसे आ जाएगा? अरे अब मिलाने पर देखें तो ध के पीछे कोई स्वर नहीं है, इसलिए ध हलंती रहेगा। लेकिन वह के पीछे स्वर आने के बाद वह इस स्वर में मिल जाएगा और पद बन जाएगा मध्वरी। मध्वरी का अर्थ होता है मधु का अरि। मधु मतलब शहद, शहद, और अरि मतलब शत्रु। अब दूसरे तरह का उदाहरण, ये तो था संधि विच्छेद वाला। अब संधि वाला देखिए, वध्वादेश। वही स्टेप फॉलो करेंगे जो पिछले उदाहरण में मैंने कहा। संधि विच्छेद वाले पद में तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल होगा, लेकिन जब संधि वाला पद आएगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे। मतलब य का ई हो जाएगा, व का उ हो जाएगा, र का री और री का ल का री हो जाएगा। अब यहाँ पर इनमें से कोई एक वर्ण आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है वह, और वह के पहले वाला वर्ण भी हलंत में है, मतलब यण संधि है। और यण संधि में क्या परिवर्तन होता है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए माइंड में। सभी संधियों में जो हम पढ़ेंगे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस संधि में क्या होता है, किस संधि में क्या परिवर्तन होता है। यदि वो आपको याद है तो आप तुरंत इस उदाहरण को अच्छे से हल कर दोगे। तो इसलिए सभी संधियों में मैं आपको इस तरह से बॉक्स बनवाऊंगा। बॉक्स आपको याद होना चाहिए सभी को। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह और ये हलंत है, इसको हलंत लिख दें। परिवर्तन किसमें करना है अपन को? वह का। वह का क्या हो जाएगा? उ। तो इसको इसी में मिला दिया जाए। अब देखो शब्दों का लिखने का जो तरीका है वो भी आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो हमने कई शब्द देखे हैं उनको हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कहे आपको कि एक, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि एक गलत लिखा हुआ है, लिख रहा है एक में ये नहीं होता। ऐसे ही वधु शब्द जो है वो इसमें उ ऐसे नहीं होकर के दीर्घ उ की मात्रा आती है। अधिकांश स्त्रीवाचक जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में उनमें दीर्घ स्वर की मात्रा लगती है। पीछे आ जाएगा आदेश,
वधूधन आदेश। अब मैंने कहा था आपको आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप फिर से उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर उ का व कर दें और यहाँ पर ध हलंत रह गया, व को बीच में लाएंगे और आदेश ऐसे ही आ जाएगा। अब ध के पीछे स्वर नहीं होने पर ध हलंत में रहेगा, व के पीछे स्वर आ जाने पर वा हो जाएगा और देश वध्वादेश मतलब वधु का आदेश। मैंने कहा था आपको जांच करने के बाद जो पद बना वो और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह पद यदि दोनों एक समान मिल जाते हैं तो आपने जो संधि विच्छेद किया है वो आपका सही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। और ज्यादा उदाहरण आपको शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें देखें। अब नेक्स्ट आता है आपका र से संबंधित जो री स्वर का परिवर्तन है। देखो पितृधन उपदेश, यहाँ पर पहचान के तौर पे री स्वर की मात्रा दिख रही है आपको। पीछे कौन सा स्वर है? उ, मतलब री के बाद असमान स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि हुई? यण संधि। और यण संधि जब पहचान कर ली हमने तो हम कौन से स्टेप पे आएंगे? यण संधि में क्या होता है? तो यण संधि में क्या होता है? री का र हो जाता है और परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर री जब निकाल लिया गया तो क्या बच जाएगा? त हलंत। और इसके बाद री का क्या बनाया हमने? र आदेश हो गया उसको। और पीछे वाला पद ऐसा कैसे आ जाएगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसको जब हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर त और र से मिलकर के एक वर्ण बनता है जो हमने वर्ण विचार वाले टॉपिक में पढ़ा था। त, र और अ, इनसे मिलकर के त्र बनता है। तो देखो यही कंडीशन यहाँ पर दिख रही है आपको, त, र, उ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? त्रु और प्रदेश, पितृपदेश है, पिताजी के उपदेश। हाँ, इसी से संबंधित नेक्स्ट उदाहरण देखो, मात्राज्ञा। तो मात्राज्ञा में ये इन वर्णों से मिलकर के जो त्रय बना है वो दिख रहा है आपको, त्रि। और ये किन किन से मिलकर के बनता है? त, र और अ से। तो हमने देखा इन, देखो मात्राज्ञा, और मात्राज्ञा में त्रय आपको दिख रहा है। मैंने कहा था यह व और र के पहले वाला वर्ण प्राय हलंत में होता है तो वहाँ यण संधि होती है। यदि हम र से पहले वाला वर्ण इधर देखें तो तय आएगा, मतलब हलंत है। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका मातृक धन आज्ञा। अब मैंने कहा था आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे? री का क्या हो जाएगा? र। यहाँ पर क्या बच जाएगा? त हलंत।
और र, और पीछे वाला पद ऐसे आ जाएगा आज्ञा। मिलाने पर देखो त, र और आ से मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रा। तो शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। मतलब ये और ये पद एक जैसा हो गया, मतलब आपका जो संधि विच्छेद है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट ल से संबंधित उदाहरण देखेंगे हम, जो री स्वर से परिवर्तित होता है। रे धन आकृति। देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कई छात्र इसको री में से री को अलग कर देते हैं। संस्कृत में री जो है वो पूरा ही स्वर है और स्वर कभी हलंत नहीं होते। री में से री नहीं निकाला जा सकता, इसलिए री पूरा ही परिवर्तित होगा। यहाँ री का क्या हो जाएगा, ल, और री का ल आदेश हो जाएगा, तो ल धन आकृति हो जाएगा, और मिलाने पर लाकृति शब्द बना। ऐसा ही नेक्स्ट संधि वाला उदाहरण समझेंगे हम। लादेश, इसमें ल दिख रहा है और यहाँ पर संधि विच्छेद जो होगा वो होगा री धन आदेश। और उत्तर की जांच भी करेंगे हम, तो री का ल हो जाएगा और पीछे आदेश आ जाएगा, और मिलाने पर क्या आ जाएगा, लादेश। तो ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा मिल गया, मतलब हमारा जो संधि विच्छेद था वो सही था। ठीक है, आज यण संधि के जो सभी उदाहरण थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे वाली संधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, और इससे संबंधित स्वर संधि से संबंधित जो पूरे उदाहरण हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।